हिंदी और अनुवाद, इस विषय पर जो श्रृंखला हमारी चल रही है उसमें आपका स्वागत है, अभिवादन है। आज इस श्रृंखला के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे भारतीय अनूदित साहित्य, इस विषय पर। अनुवाद की और अनुवादकों की यदि परंपरा पर दृष्टि डालें तो परस्पर भारतीय भाषाओं में अनुवाद, विदेशी भाषाओं से भारतीय भाषाओं में अनुवाद और भारतीय भाषाओं से अनेक विदेशी भाषाओं में अनुवाद, इसकी परंपरा हमें मिलती है। किंतु भारत में, क्योंकि भारत एक बहुभाषा भाषी देश है, बहुसांस्कृतिक देश है और भाषा संस्कृति को वहन करती है, इस दृष्टि से अगर हम देखें तो हिंदी इतर भारतीय भाषाओं में और भारतीय अनेक भाषाओं से हिंदी में अनुवाद की भी एक सशक्त और सुदीर्घ परंपरा हमें मिलती है। ये भ्रम जानबूझकर पैदा किया गया कि अनुवाद एक पाश्चात्य विधा है, पाश्चात्य देन है, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि हमारे देश में अनुवाद की एक परंपरा प्रारंभ से, आदिकाल से रही है। सृष्टि का जब सृजन हुआ तो धीरे धीरे भाषाओं और भाषाओं के माध्यम से संप्रेषण की परंपरा भी प्रारंभ हुई। हम जानते हैं कि अनुवाद के अनेक रूप हैं। मौखिक अनुवाद भी है, लिखित अनुवाद भी है, आशु अनुवाद, तत्काल भाषांतरण के रूप में अनुवाद भी है और प्रतीक भाषा में अनुवाद भी है। अनुवाद के कई रूप हैं और फिर अनुवाद के अनुशासन अंतर्गत एक ही अनुशासन के अंतर्गत बहुत सारे प्रकार भी हैं। विषय के अनुशासन के, उसकी प्रकृति के आधार पर अनुवाद, ये भी प्रचुर मात्रा में है। किंतु जब हम भारतीय भाषाओं में अनुवाद की परंपरा पर दृष्टि डालते हैं तो विशेष रूप से हमें साहित्यिक, सांस्कृतिक और समाज विषयक अनेक मुद्दों को, अनेक बिंदुओं को अनुवाद और अनुवादकों ने चुना है। वो काव्यानुवाद हो या गद्यानुवाद हो। काव्य के अनेक रूप हैं और गद्य के भी अनेक रूप हैं। अगर हम प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, खंड काव्य, चंपू काव्य, इन सबको देखें, महाकाव्य, तो उसमें भी अनुवाद मिलता है। और गद्य में लघु कथा, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी आदि, आलोचना की पुस्तकें, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, ये सब इनका अनुवाद हुआ है। व्यक्ति के व्यक्तित्व पर लिखी गई, उसके सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेय पर लिखी गई या विभिन्न आंदोलनों पर केंद्रित पुस्तकें, उनके भी अनुवाद हुए हैं। बहुत से चिंतक, विचारक, संत जो कुछ लिखते रहे, उनका भी परस्पर सामाजिक हित, सांस्कृतिक हित और राष्ट्रीय हित के लिए अनुवाद होता रहा है। इसलिए भारत में भारतीय भाषाओं से परस्पर विचार विनिमय के लिए, लाभान्वित होने के लिए, उपकृत होने के लिए अनुवाद की ये परंपरा सहज ही उपलब्ध होती है। ऐसा मानते हैं कि सृष्टि के आरंभ में, जब सृष्टि का शुभारंभ हुआ तो मानव की कोई भी भाषा नहीं थी। वो आंगिक चेष्टाओं से, मुख मुद्रा से, हाव भावों से अपनी बात को संप्रेषित करता होगा
परंतु जैसे जैसे मनुष्य मानव सभ्यता और मानवीय संस्कृति का विकास हुआ तो धीरे धीरे भाषाएं उपलब्ध होती गईं, खोजी गईं, बनाई गईं और अनेक भाषाएं जरूरत या आवश्यकता के आधार पर निःसृत होती चली गईं। और वैश्विक क्षितिज पर, फलक पर हम देखें तो अलग अलग मनुष्य मानव समूह जो अपने अपने ढंग से अपनी अपनी भाषाओं का निर्माण करता रहा, विकास करता रहा। जैसे जैसे उसे ज़रूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी, व्यवसाय के क्षेत्र की भाषा बना ली, संकेतों की, प्रतीकों की भाषा बना ली, कूट शब्दावली की भाषा बना ली। और इस तरह से जो विचार की वाहिका है, जो संवेदनाओं की वाहिका है और जो सांस्कृतिक विरासत की वाहिका है, ऐसी भाषाओं को मनुष्य ने बनाना, निर्मित करना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे उस भाषा में काम किया, लेखन किया, विनिमय किया, तो भाषा विकसित होती चली गई। हम जानते हैं कि किसी भी परिमार्जित, परिनिष्ठित मानक भाषा के विकास की एक लंबी गाथा हमारे सामने उपस्थित होती है। उपबोली, बोली, उपभाषा, फिर भाषा, फिर उससे भी आगे चलें तो परिनिष्ठित भाषा, मानक भाषा, व्यवसाय की भाषा, व्यापार की भाषा, शिक्षा की भाषा और इसी तरह मनोरंजन की भाषा, चिकित्सा के क्षेत्र की भाषा। ऐसे ये भाषा अलग अलग अनुशासनों में विकसित होती चली गई। उसकी शब्दावली का निर्माण होता चला गया, उसके लिए एक वैयाकरणिक व्यवस्था बनती चली गई। अनेक आंकड़ों के आधार पर कह सकते हैं कि आज विश्व स्तर पर, लिखित और वाचिक स्तर पर लगभग 5000 भाषाएं प्रयोग में आती हैं। किसी भी गणना की बिल्कुल सही संख्या उपलब्ध हो यह तो संभव नहीं होता, लेकिन अनुमान से 5000 या उसके आसपास भाषाएं पूरे विश्व में प्रयोग में आती हैं, बोलचाल में आती हैं। और अकेले भारत में, जो कि बहुभाषा भाषी देश है, बहुसांस्कृतिक देश है, 29-30 राज्यों को या यूनियन टेरिटरी के रूप में देखें, 4-5 स्थलों को, तो हम कह सकते हैं कि उन राज्यों के विभाजन का एक आधार भाषा भी है। महाराष्ट्र मराठी, गुजरात गुजराती, तमिलनाडु तमिल, पंजाब पंजाबी, हरियाणा हरियाणवी, राजस्थान राजस्थानी, इस तरह से बहुत सी भाषाएं, उपभाषाएं, बोलियां, उपबोलियां ये हमें मिलती हैं। लेकिन अकेले भारत में लगभग 1600 या इससे भी अधिक भाषाएं और बोलियां भाषिक गणना में हमें उपलब्ध हो जाती हैं। भारतीय संविधान में भी स्वीकृत जो 8वीं अनुसूची है, उसमें स्वीकृत 22 भाषाएं जिनका उल्लेख किया गया वो राष्ट्र की भाषाएं हैं। उन 22 भाषाओं का निर्धारण वहाँ है, जिन्हें राज्य स्तर पर सरकारी कामकाज इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। उसकी अनुमति है, संवैधानिक प्रावधान है। इसलिए केंद्र की भाषा, राजभाषा यदि हिंदी है, अनुच्छेद 343 से 351 तक उसके प्रावधान भी हैं। लेकिन राज्य के स्तर पर आंतरिक रूप से कामकाज ये वहाँ की भाषा में उसकी अनुमति है। इसलिए अलग अलग राज्यों की राजभाषा पर बात करें तो वहीं की भाषाएं हैं। इसलिए भारतीय साहित्य का लेखन मूलतः इन सभी भाषाओं में, जो 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं हैं, उनमें तो होता ही है, उससे निर्धारित भी होता है। कुछ भाषाएं, कुछ बोलियां अभी ऐसी हैं जिनकी लिपि नहीं है, तो देवनागरी में सृजन हो रहा है। और
ये धीरे 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 विकास की ओर उन्मुख हैं। बहुत सी भाषाओं में अनुवाद करने की प्रवृत्ति, अगर इस पर विचार करें, बात करें, तो अनेक भाषाएं ऐसी गिनाई जा सकती हैं, गणना की जा सकती है। जहाँ तक भारतीय अनुदित साहित्य का विषय है, प्रश्न है, वह मूल रूप से भारत की संविधान स्वीकृत भाषाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुकी भाषाएं, जिनमें अंग्रेजी, जिनमें चीनी, फ्रांसीसी, रूसी, जापानी आदि, इनसे भी अनुवाद हुए, प्रचुर मात्रा में हुए, क्योंकि इन देशों में व्यापार का, लेन देन का, आवागमन का सिलसिला रहा है। स्वाभाविक है कि उसके लिए परस्पर अनुवाद भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इन विदेशी भाषाओं के प्रचुर साहित्य का अनुवाद हिंदी में भी हुआ है। पत्र पत्रिकाएं भी अनुवाद के माध्यम से निकलती रही हैं, चाहे सोवियत संघ जैसी पत्रिका को देखें या और दूसरे पत्रिकाओं के संदर्भ में विचार कर सकते हैं। भारत की अनेक क्षेत्रीय भाषाओं में भी इन विदेशी भाषाओं से अनुवाद हुए हैं, होते रहे। इन अनुवादों के प्रयोजन या प्रेरणा के कारण व्यापार हो सकते हैं, शिक्षा हो सकती है, ज्ञान विज्ञान हो सकता है, लेकिन इसका एक इतिहास तो हमारे सामने उपलब्ध होता है। इस रूप में विभिन्न देशी विदेशी ऐसे बहुत से साहित्य का समग्र चिंतन करें, समग्रता के साथ देखें कि गद्य पद्य में, काव्य में और गद्य की विधाओं में बहुत सारी ऐसी रचनाएं, ऐसे अनुशासन, ऐसे विषय हमें मिलते हैं जिनके अनुवाद का इतिहास हमारे सामने उपलब्ध है। भारतीय अनुदित साहित्य का जो विस्तृत व्यापक परिदृश्य है वो हमारे सामने तभी आता है जब हम परस्पर भारतीय भाषाओं के अनुवाद को और विदेशी भाषाओं से हिंदी और भारतीय भाषाओं में हुए अनुवाद को देखते हैं। अध्ययन की दृष्टि से इसके कई वर्ग और कई कोटियां हम बना सकते हैं। जैसे हिंदी तथा हिंदी इतर अन्य भारतीय भाषाओं के मध्य अनुवाद यानी परस्पर अनुवाद, हिंदी से तमिल में, तेलुगु में, उड़िया में, गुजराती में, मराठी में, पंजाबी में, इनमें अनुवाद, या फिर इन सब भाषाओं से हिंदी में अनुवाद। वो साहित्यिक रचनाएं भी हो सकती हैं, जीवनियाँ, आत्मकथाएं, आलोचना या ज्ञान विज्ञान के विस्तार पर लिखी गई पुस्तकें, इनके भी अनुवाद हो सकते हैं। हिंदी तथा विदेशी भाषाओं के मध्य किए गए अनुवाद, ऐसे हिंदी से रूसी भाषा में, हिंदी से रूसी और उसके बाद जर्मनी में, अंग्रेज़ी में, फ्रेंच में, इटालियन में, मतलब तमाम तरह की ऐसी विदेशी भाषाओं में भी परस्पर अनुवाद हुआ है। और उन भाषाओं से हिंदी में हम ऐसे बहुत से शोध कार्य भी अनुवाद के क्षेत्र में, संदर्भ में इस तरह के हुए हैं। और अनेक पत्र पत्रिकाओं में विदेशी भाषाओं की कविताओं के, कहानियों के, संस्मरणों के, रेखाचित्रों के अनुवाद प्रकाशित होते रहे। पत्र पत्रिकाएं भी दुनिया भर की अनेक भाषाओं से रचनाओं का अनुवाद करके उन्हें हिंदी में प्रकाशित करके या भारतीय भाषाओं में प्रकाशित करके बहुत सुखद आनंद का अनुभव करती हैं। अन्य भारतीय भाषाओं तथा विदेशी भाषाओं के मध्य भी अनुवाद का एक सशक्त इतिहास हमें मिलता है। अर्थात हिंदी इतर भारतीय भाषाओं में और विदेशी भाषाओं में कोई भी 1, 2, 3 भाषाएं हो सकती हैं। भारतीय अनुदित साहित्य विषय क्षेत्र की दृष्टि से अगर हम देखें तो उसकी कोई सीमा नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, यह वाली स्थिति है। क्योंकि
विषय की दृष्टि से अगर हम विचार करेंगे और अनुशासनों के क्षेत्र की दृष्टि से अगर हम विचार करेंगे तो तकनीक में, विज्ञान में, प्रौद्योगिकी में, ज्ञान विज्ञान में, शिक्षा दीक्षा में, शिक्षण प्रशिक्षण में, मनोरंजन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, तमाम क्षेत्रों में, और साहित्यिक क्षेत्र तो है ही, खूब अनुवाद हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं। किसी एक छोर से दूसरे छोर तक पूर्णता पहुंच पाना तो संभव शायद नहीं है, संभवतः नहीं है। कोई भी देश अनेक राज्यों में, अनेक भाषाओं में और अनेक अनुशासनों में यदि विभाजित होता है, वर्गीकृत होता है, और उसके प्रत्येक राज्य भाषा अनुशासन में साहित्य सृजन होता है, जो कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, होता ही है। हर भाषा में सृजनात्मकता का रूप अलग हो सकता है, संवेदना का धरातल अलग हो सकता है, लेकिन हर भाषा में प्रतिभाएं और सृजनात्मक क्षमताएं ये हमें उपलब्ध होती हैं। इसलिए परस्पर अनुवाद, जैसे दक्षिण भारत की 4 भाषाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, उनमें परस्पर अनुवाद, मराठी से गुजराती, गुजराती से मराठी में अनुवाद, और इसी तरह हिंदी से इन भाषाओं में और इन हिंदी इतर भारतीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद, इसके भी सशक्त उदाहरण, प्रमाण और परंपरा ये हमें मिलती है। यदि अधुनातन और अद्यतन जानकारी एकत्रित करने के लिए भी हमें एक बृहद परियोजना बनानी पड़े, तो भी हम संभवतः उन समस्त ब्यौरे को, विवरणों को एकत्रित करना संभव नहीं बना पाते। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच अनुवाद, इसकी एक सुदीर्घ परंपरा हमें मिलती है। युद्ध स्तर पर भारत में प्रारंभ हुए अनुवाद कार्यों को मोटे तौर पर हम उपर्युक्त विभाजन की दृष्टि से ही देखने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए प्रथम वर्ग में, यानी सबसे पहले हम हिंदी और बांग्ला भाषा के मध्य हुए अनुवाद साहित्य पर या परस्पर उपलब्ध होने वाले अनुदित साहित्य पर दृष्टि डालें तो हम देख सकते हैं कि बांग्ला भाषा का अपना एक सुदीर्घ इतिहास है। बांग्ला भाषा में लिखित साहित्य, वो उपन्यास हों, कहानियाँ हों, कविताएं हों, उनमें अपनी तरह की एक संवेदनात्मक स्थिति दिखाई देती है। लेकिन बांग्ला से हिंदी और हिंदी से बांग्ला अनुवाद, इसकी परंपरा का, सुदीर्घ सशक्त परंपरा का एक कारण यह भी है कि हिंदी भी संस्कृत से उपकृत है और बांग्ला भी संस्कृत से उपकृत है। बांग्ला भाषा की आधारशिला में मुख्य भूमिका संस्कृत की है, इसलिए वहाँ की जो शब्द संपदा है उसमें और हिंदी की शब्द संपदा में बहुत अंतर दिखाई नहीं देता। भारतीय भाषाओं में परस्पर सर्वाधिक अनुवाद अगर हुए हैं, परस्पर सर्वाधिक अनुवाद, तो हिंदी और बांग्ला के बीच ही हुए हैं। इसलिए बड़े बड़े साहित्यकार, स्थापित विश्व ख्याति लब्ध साहित्यकार जो बांग्ला भाषा ने दिए, उनके हिंदी में अनुवाद हुए और बहुत रोचक, बड़े लोकप्रिय हुए, सुपठ्य हुए। उनकी पठनीयता ने तो यह भी भ्रम पैदा कर दिया कि वो रचनाकार बांग्ला के हैं या हिंदी के हैं। बहुत से हिंदी के पाठक ये तथ्य जानते नहीं हैं। जब शरतचंद्र को पढ़ते हैं, जब बंकिम को पढ़ते हैं, जब टैगोर को पढ़ते हैं, तो ये कहना बड़ा कठिन हो जाता है। इसका मतलब अनुवाद तो बहुत उत्कृष्ट कोटि के हुए ही हैं, लेकिन साहित्य की संवेदना के धरातल को अगर हम देखना चाहें, संवेदना के आयामों को अगर हम देखना चाहें,
वैचारिकता के वैविध्य को यदि हम देखना चाहें तो बंगला भाषा की रचनाओं के और बंगला में लेखन करने वाले रचनाकारों के जो अनुवाद हिंदी में हुए हैं वो एक बड़ी उपलब्धि तो है। भारत में मुद्रण और पत्रकारिता के आरंभिक काल से ही बंगला और हिंदी इनके बीच में अनुवाद और अनुदित रचनाओं का मुद्रण ये शुरू में ही यानी प्रारंभ में ही दिखाई देता है। 1888 ईस्वी में माइकल मधुसूदन दत्त, एक चर्चित और प्रसिद्ध नाम है, माइकल मधुसूदन दत्त बंगला के बड़े प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। इनकी रचनाओं के प्रारंभिक अनुवाद देखने को हमें हिंदी में मिलते हैं। क्या इसी को सभ्यता कहते हैं? इस रचना का हिंदी में श्री ब्रजनाथ ने अनुवाद किया। अब ये एक वैचारिक चिंतन को अभिव्यक्ति प्रदान करने वाली, उद्घाटित करने वाली रचना है, निबंधात्मक है। और जब निबंध की शैली में कोई व्यक्ति लिखता है तो उसमें प्रमाण के साथ, तर्क के साथ, वैचारिकता के साथ अपनी बात को प्रस्तुत करता है। तो सभ्यता क्या है, इस पर कुछ प्रश्न चिन्ह लगाए और ये पूछा कि क्या सभ्यता यही है? तो क्या इसी को सभ्यता कहते हैं? इस शीर्षक से जो रचना माइकल मधुसूदन दत्त ने 1888 में लिखी थी उसका हिंदी में श्री ब्रजनाथ ने अनुवाद किया और वो अनुवाद बहुत बड़ी मात्रा में सुपठ्य हुआ, पढ़ा गया, आनंद लिया गया। क्योंकि इस तरह के अनुवादों से एक वैचारिक आंदोलन भी पैदा होता है। कहते हैं मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती। जितनी मुंड यानी खोपड़ियां हैं उतने ही विचार होते हैं। एक ही विषय को देखने समझने का नज़रिया अलग हो सकता है, दृष्टि अलग हो सकती है, विवेचना अलग तरह से हो सकती है। इसलिए इस तरह के अनुवादों से समाज और सामाजिक, राष्ट्र और राष्ट्रीय नागरिक उपकृत होते हैं, उनका ज्ञानवर्धन होता है। स्वर्ण कुमारी देवी द्वारा रचित दीप निर्वाण नामक रचना, इसका उदित नारायण लाल वर्मा ने अनुवाद किया और दीप निर्वाण की पठनीयता ने उस रचना की विशेषताओं को, वैशिष्ट्य को उद्घाटित भी किया। फिर से इसी वर्ष माइकल मधुसूदन दत्त की रचना कृष्णा कुमारी नामक रचना का बेहतरीन अनुवाद श्री रामकुमार वर्मा ने किया। इस तरह बंगला से हिंदी में अनुवाद की यह जो शुरुआत हुई है, जो श्री गणेश हुआ, शुभारंभ हुआ, 20वीं सदी के प्रारंभिक कालों में ऐसी अनेक रचनाएं बंगला भाषा की हमें मिलती हैं जिनका हिंदी में अनुवाद हुआ और लोकप्रियता अर्जित की। उसने अपने पाठक जुटाए। इनमें मुख्य रूप से अगर उल्लेखनीय नाम है वो रविन्द्रनाथ ठाकुर का है, जिनको उनकी रचना गीतांजलि जो बंगला की मूलतः रचना है और जिसका स्वयं ठाकुर जी ने यानी रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, टैगोर ने अनुवाद अंग्रेजी में किया और फिर अंग्रेजी से दुनिया की भाषाओं में अनुवाद हुआ, तो उससे उन्हें नोबेल प्राइज मिला। रविन्द्रनाथ ठाकुर की बड़ी प्रसिद्ध रचना है कलरव। इसका अनुवाद 1931 में श्री रामचंद्र टंडन ने किया। माइकल मधुसूदन दत्त की वीरांगना नामक रचना है जिसका अनुवाद मैथिलीशरण गुप्त ने सन 1927 में किया। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो अनुवादक हैं वो भी प्रतिष्ठित साहित्यकार, रचनाकार रहे हैं। उनकी अभिरुचि का विषय अनुवाद भी रहा है। मैथिलीशरण गुप्त ने तो शेक्सपियर के भी अनुवाद किए हैं और भी बहुत सी रचनाओं के अनुवाद संस्कृत, अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं से वो करते रहे। और साकेत जैसी महाकाव्यात्मक रचना, जयद्रथ वध और यशोधरा जैसी लोकप्रिय रचनाएं
गुप्त जी ने हमें दी हैं, उनको भारत भारती के आधार पर हिंदी का पहला राष्ट्र कवि ये भी कहा गया। तो इस दृष्टि से हम अनुमान लगा सकते हैं, मैथिली शरण गुप्त हों, सियाराम शरण गुप्त हों, स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र हों, महावीर प्रसाद द्विवेदी हों, ये अनुवाद की इस सशक्त और सुदीर्घ परंपरा से जुड़े रहे हैं। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।